हे गाइस, स्वागत है आप सबका एनसीईआरटी मास्टरी पे। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। सो जैसा कि यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, कि आप ऑलरेडी जानते हो कि ऑलरेडी कोचिंग स्टार्टेड है और मैथमेटिक्स का एक चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है जिसमें रियल नंबर के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कवर हो चुके हैं। और अभी हम लोग मूव किए हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी के यानी कि फिजिक्स, साइंस का फिजिक्स वाला पार्ट स्टार्ट किया और फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड सबसे लास्ट में आते हैं फिजिक्स में। बट सबसे पहले हम लोगों ने इसी चैप्टर को स्टार्ट किया कि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर भी है और बहुत सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से पूछे जाएंगे और है ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। बहुत ही मजा आने वाला है पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी आपको अभी के लिए भी। और इन फ्यूचर में अगर आप साइंस लेते हैं तो भी फिजिक्स रहेगा ही रहेगा और वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो वहाँ पर भी बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्लास 10th में क्या क्या सिलेबस में, तब सिलेबस में क्या क्या पार्ट इंक्लूडेड है, वो सारे पार्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं। फिर एक एक करके हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। मोस्टली मुझे लग रहा है कि दिस वीडियो अगेन, ये वाली वीडियो दो पार्ट में जाएगी। तो एक पार्ट में मैक्स हाफ पार्ट क्रिएट करेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट में बाकी के हाफ पार्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या सिलेबस है हमारे पास। सिलेबस में एज यूजुअल सबसे पहले हमें जानना है कि इलेक्ट्रिसिटी है तो करंट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। फिर जानेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जनरली करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम वोल्टेज ही होता है, इसको कहते हैं हम कि वी। रेजिस्टेंस जानते हैं हम क्या है, आर। ये सबसे थ्री इंपॉर्टेंट जो है ना, ये टर्म्स हैं जो कि ऑलवेज ये यूज होने वाले हैं। क्या, करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, बहुत ज्यादा यूज होने वाले ये टर्म। ये इनका डेफिनेशन जानेंगे क्या है, इनका बेसिक जानेंगे क्या है, कि ये तीनों चीजें होती क्या है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों चीज होती क्या है, किस तरीके से एज ए मॉलिकुलर लेवल पे ये काम करते हैं, इसलिए समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि ये टर्म्स किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में पूरे चैप्टर में यूज होंगे। फिर आता है फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा एग्जाम, जो अपकमिंग आपका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। फिर आता है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार इसका डेफिनेशन पूछा गया कि रजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है ना। फिर जानेंगे कि ओम्स लॉ क्या है। अगेन ये ओम्स लॉ भी आपका ये स्टार मार्क कैरी करता है, इंपॉर्टेंट रहता है। फिर कहता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। ठीक है ना, ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है। पड़ाव बोले जाते हैं इसको, कि ये जो कैसे रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है, कैसे चेक किया जाता है कि एक साथ कई रजिस्टर लगाने हैं तो सीरीज में लगाना चाहिए या पैरेलल में लगाना चाहिए। हाउस होल्ड में जो आप घरों में अपनी इलेक्ट्रिसिटी देखते हो कि वो किस तरीके के कॉम्बिनेशन बने होते हैं, सीरीज में होता है या फिर पैरेलल में होता है, इस सब के बारे में हम समझेंगे। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक पावर एंड इंटर रिलेशन बिटवीन पी वी एंड आई। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किस पर्पज से, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। जो अभी आपका एग्जाम आने वाला है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के पीवाईक्यूज उठा के देखो, आपको हर बार हर एक पीवाईक्यूज में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल ही जाना है। राइट, सो ये चैप्टर्स, ये पूरा टॉपिक कवर किया जाएगा। मैं आपको यही मेंशन कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी से 8 या फिर 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं। ठीक है ना, 8 या 9 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो टोटल फिजिक्स कैरी करता है 25 मार्क्स। टोटल फिजिक्स कैरी करता है 25 मार्क्स, ये ऑलरेडी आप जानते होंगे। बता देता हूँ कि 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 और प्लस 5, ऐसे 4 पार्ट में आपका डिवाइड होता है पूरा साइंस। 25 आपका कैरी करता है क्या, बायो। 25 कैरी करता है क्या, आपकी केमिस्ट्री। और 25 कैरी करता है क्या, आपकी फिजिक्स। और ये 5 मार्क्स कैरी करता है क्या, आपका एनवायरमेंट। राइट, तो 5 मार्क्स जो एनवायरमेंट वाला पार्ट है बहुत आसान सा होता है। 25 मार्क्स क्लियर करता है आपके फिजिक्स और इस 25 में से 8 एंड 9 मार्क्स कैरी करता है ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा वेटेज रख रहा है ये। ठीक है ना, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो फिजिक्स का सीधा 25% ही कैरी करता है। राइट, अगर साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट को जोड़ दोगे तो 12 मार्क्स कैरी करने लगते हैं ये। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ इसमें थियरीज भी हैं,
और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे लेवल के मिलते हैं आपको, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत थोड़ा आसानी मिलेगा, ठीक है, बस फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, फॉर्मूला आपको समझने पड़ेंगे और कहाँ वो फॉर्मूला लगाना है ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हर एक चीज कवर होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, हर एक चीज कवर किया जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद से मुझे नहीं लगता कि कुछ और भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड, तो सब कुछ कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, बिल्कुल जीरो से उठाएंगे, और जीरो से उठा के वो कहते हैं ना जीरो टू हीरो वाला जो सिस्टम रहेगा वो यहाँ पे बनाया जाएगा, बहुत प्रॉपर तरीके से बनाया जाएगा। तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहना, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, एक एक टॉपिक कवर करेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है तो आप पॉज करके ब्रेक करके थोड़े थोड़े पार्ट में भी देख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर करना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब भी वीडियोस को देखो तो अपने नोट्स जो खुद जो समझ रहे हो ना वो नोट्स आप बनाते चलना। अल्टीमेटली आई विल प्रोवाइड द नोट्स, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जो मेरा बना के रखा है मैंने वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो तो सेकेंडरी है। लेकिन अब खुद का नोट्स अगर आप बनाते हैं ना तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्सेप्ट समझिए, टॉपिक समझिए, नोट्स बनाइए, चलते चलिए, और न्यूमेरिकल्स भी कुछ किए गए उसकी प्रैक्टिस करिए, और बाकी मैं असाइनमेंट दे दूंगा उसको आपको प्रैक्टिस करते चलना है, ठीक है। तो ये रही सारी बातें जो हमें करनी है इस वीडियो के थ्रू। अब चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, एक एक करके एक टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है ना। करंट जानना है, करंट से पहले कुछ बातें जाननी है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। ये क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोडायनेमिक की बात कर रहे हैं हम, इसलिए बात कर रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या इलेक्ट्रिसिटी है? क्या एक एनर्जी है भाई। कैसे एनर्जी? आप घरों के अंदर आए, स्विच को ऑन किया, फैन चलने लगा, तो आपने एक एनर्जी ट्रांसफर करी, उस एनर्जी से जो भी एक इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी थे वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और मैकेनिकली एक फैन चलने स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ? फैन का जो एप्लीकेशन आप यूज कर पाए, राइट। आप कुछ भी देख लो कि आयरन ले सकते हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ऑन करी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और आपने क्लॉथ को प्रेस कर पाए, ठीक है ना। हीटर ले लिया, रूम हीटर ले लिया, तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक टाइप की एनर्जी है जो एप्लीकेशंस में आगे यूज कराएगी, कैसे? बस फॉर्म कन्वर्ट करके, अपने फॉर्म को चेंज करके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। ये कैसे अराइज हो रही है, किससे निकल रहा है? चार्ज के फ्लो होने पे, जो चार्ज है ना, चार्ज के फ्लो होने पे जो एनर्जी बन रही है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो भाई जो चार्ज है, चार्ज क्या है, अभी आगे देखेंगे चार्ज क्या है, कि जो चार्ज है वो चार्ज का जो फ्लो हो रहा है, जब चार्ज का फ्लो हो रहा है तो उससे जो एनर्जी बन रही है उसे कह रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। सेम तरीके से हम कहते हैं कि कोई इंसान है या कोई पर्सन है या कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप मूव करा रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया? 10 पर्टिकुलर फोर्स दिया, फोर्स करने के बाद वो मूव करने लगा, यानी कि फ्लो करने लगा, यानी मूवमेंट करने लगा, तो मूवमेंट से कुछ एनर्जी बनती है, उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सेम तरीके से यहाँ पे चार्ज के मूवमेंट से एक एनर्जी बन रही है, उस एनर्जी को कहते हैं क्या? हम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये बात तो हम समझ गए कि इलेक्ट्रिसिटी होती है। यहाँ पे कह रहा है कि ब्रांचेस ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल, स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट द रेस्ट, रेस्ट पोजीशन पे जब इस चार्ज पार्टिकल की स्टडी करी जाती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। एंड स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मोशन, जब चार्ज पार्टिकल की स्टडी मोशन में करी जाती है तो उसे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक कहते हैं, ठीक है ना। ये क्यों क्यों जाना हमने? क्योंकि हम समझ पाए कि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। हमने ये जाना कि जब चार्ज पार्टिकल की स्टडी मोशन में करी गई, मोशन में करी गई तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक, और वही चार्ज पार्टिकल की स्टडी रेस्ट पे करी गई उसे कह दिया हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक। एग्जांपल के लिए समझ सकते हो कि मैंने एक पेन लिया और हाथ पे रब करना स्टार्ट किया, बहुत टाइम तक मैं इस पे क्या करता गया? रब करता गया, 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 तो क्या होगा? आपने फील किया होगा कि ये चार्ज हो जाते हैं, और किसी पेज के पास आप लेके जाते हो तो उसमें क्या होता है? अट्रैक्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि एक चार्ज पार्टिकल है, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रह गया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है, बट क्या है? रेस्ट पोजीशन पे चार्ज है, बट रेस्ट पोजीशन पे है, तो ये क्या कहला जाएगा? इसकी स्टडी अगर हम करेंगे तो क्या कहला जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन सेम तरीके से ये एक मेटल वायर है, और इस मेटल वायर को किसी सोर्स से मैं कनेक्ट कर दूं, किसी इलेक्ट्रिसिटी से मैं कनेक्ट कर दूं और स्विच ऑन कर दूं, तो इसके अंदर जो चार्ज फ्लो करने लगेगा, जो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा, वो हमारा उसकी स्टडी क्या कहलाएगी? हमारी इलेक्ट्रोडायनेमिक रहेगी। और यही फ्लो ऑफ चार्ज एक एनर्जी दे रहा है, उसे क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी। कितनी चीज समझ आ गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक वो स्टैटिक, स्टैटिक मतलब स्टेट, यानी कि स्टेबल, यानी कि रेस्ट, यानी कि चार्ज पार्टिकल जहां पे रेस्ट रहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाएगा, चार्ज पार्टिकल जब मूव करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक कहलाएगा, एंड इन्हीं चार्ज पार्टिकल से जो एनर्जी बनेगी उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, ठीक है। डन, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं, तो भाई ये चार्ज 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 सबसे चार्ज चार्ज लगा रखे, तो भाई ये है क्या? ये चार्ज तब से देख रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रोडायनेमिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये क्या है चार्ज? देख लेते हैं क्या है चार्ज, ठीक है। तो क्या है चार्ज? इसको डिनोट करते हैं हम क्यू से,
ठीक है ना, चार्ज, इसको डिनोट करते हैं हम क्यू से, ठीक है ना, कहीं पे स्मॉल क्यू दिखेगा, कहीं पे कैपिटल क्यू दिखेगा, यहाँ पे कैपिटल क्यू रखा हमने। द चार्ज इज एन इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, विच इज अराइजेज, जो अराइज हो रहा है ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लॉस होने पे या इलेक्ट्रॉन के गेन होने पे कोई मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, हम कहते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर्स है, आप जानते हो किस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये सारा हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए या तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो प्रॉपर्टी अराइज हो रही है, जो अराइजेज हो रही है, जो प्रॉपर्टी अराइजेज हो रही है, उससे ही कह रहे हैं हम चार्ज, ठीक है ना, वही हमारा क्या हो रहा है, चार्ज, यानी कि लॉस इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ या इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, ठीक है ना, उससे जो प्रॉपर्टी अराइज हो रही है उसे कह रहे हैं कि हम चार्ज। कह रहे हैं ये चार्ज कितने टाइप के होते हैं, तो भैया दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, प्लस वाला, एक क्या होता है हमारे पास निगेटिव चार्ज है, माइनस वाला। पॉजिटिव चार्ज है और क्या है, नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, बहुत नॉर्मल तरीके से आप जानते होंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यानी किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तब आता है, जब तब आता है किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तब आता है, सुनना ध्यान से, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब वो मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, किसी को दे देता है। सेम तरीके से आपके ऊपर पॉजिटिव मनी का चार्ज कब आता है, जब आप कुछ पैसे किसी को दे देते हो, जब किसी को आप उधार दे देते हो ना, तो आपके ऊपर क्या होता है, आपके ऊपर एक पॉजिटिव हो जाता है कि हाँ उससे पैसे लेने हैं। आई बात समझ में, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। फिर समझना कि किसी मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ठीक है ना। और किसी मॉलिक्यूल्स पे नेगेटिव चार्ज तब होता है जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेते हो, जब किसी से ले लेते हो तो आप पे क्या होता है, उधार हो जाता है, ठीक है ना, यानी आप नेगेटिव में चले जाते हो, मतलब ये पैसे आपको सामने वाले को देने हैं। आई बात समझ में, बिल्कुल वही वाला ऑप्शन है कि एक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लूज हुए, यानी आपने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और आपने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है और क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और कहा यह जाता है, कहा क्या जाता है, मानते हैं हम कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो आपस में अट्रैक्ट होंगे, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बट एक तरफ पॉजिटिव है और दूसरी तरफ भी पॉजिटिव है तो भाई झगड़ा हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, रिपल्सन, ये भी नेगेटिव, रिपल्सन। आई बात समझ में, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, नेगेटिव रिपल्सन, यानी एक दूसरे से अपोज करना स्टार्ट कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से बॉन्ड बना के रहेंगे, ठीक है। तो ये बात आ गई टाइप्स ऑफ चार्ज। कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब, ठीक है ना, इसको सी से डिनोट किया जाता है, एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है स्मॉलेस्ट फंडामेंटल ऑफ चार्ज, यानी चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है। और हम जानते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.69 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब का चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब का चार्ज होता है। और अगर यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशंस कर दिया जाए, अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, 1 कूलम्ब निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 1 कूलम्ब की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/1.69 इंटू 10 टू द पावर -19 करना पड़ेगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आता है 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा नंबर है। नंबर ये कहता है कि एक कूलम्ब चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। क्या मीनिंग है इसका, समझेंगे, सब समझेंगे। फिलहाल के लिए अभी ये जानो
कि भैया हमने चार्ज के बारे में बात करी, चार्ज है क्या, एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, वो कैसे अराइज हो रही है, वो अराइज हो रही है ड्यू टू द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो आप पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर उस मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, एंड एक चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.69 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये हो गया चार्ज के बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, कह रहा करंट क्या होती है, चार्ज के बारे में जान लिया। अब आते हैं मेन टॉपिक, जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था सिलेबस के अंदर, वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट क्या है, करंट के बारे में जानते हैं। कह रहा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सिंपल है, एकदम वन लाइनर है, एकदम वन लाइनर है। कह रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी कि रेट, जब कभी भी रेट की बात करते हो फ्लो ऑफ चार्ज की, मतलब चार्ज बाय टाइम, टी की बात कर देते हैं। आगे और पढ़ते हैं। कह रहा है कि रेट ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कितना चार्ज है, चार्ज मतलब वही इलेक्ट्रॉन वाली बात, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन पर यूनिट टाइम। कह रहा है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है ना, और कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो देखा जाए तो ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल टाइप का सरफेस है। यानी कि मैं ऐसी बात करूं कि दिस एंड दिस इज आवर अ कंडक्टर, ठीक है ना, कंडक्टर है। इसको हम बोल रहे हैं कि हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि ए। ठीक है, कह रहा है कि जब अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज इस पर्टिकुलर एरिया से पास होना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, करंट डेवलप हो रहा है। करंट का मतलब क्या हुआ कि जब ये चार्ज है इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करेगा, तो कह रहा है कितना चार्ज पास हुआ दिस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर एक सेकंड में कितना चार्ज पास हुआ, ये हमारा क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। यानी कह रहा है कुछ पर्टिकुलर टाइम हुआ ना, कुछ पर यूनिट टाइम हुआ ना, कुछ टाइम हुआ ना, उस टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया, ठीक है ना। एक सेकंड अगर मान के चल रहे हैं तो एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया, वो हमारा क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया, वो हमारा क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं इसको क्या हम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, यानी कि यहां से बात समझ आ गई। तो यहां से एक बात सीधा सा कह सकते हैं कि जो हमारा करंट है, हम बात कर रहे हैं करंट, किससे डिनोट कर रहे हैं इसको, हम आई से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं, हम आई से डिनोट कर रहे हैं। और ये करंट होता है किसके बराबर है, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है ना, चार्ज अपॉन टाइम। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ठीक है ना, प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे। किसके बराबर होगा ये, चार्ज, चार्ज मतलब क्यू, अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम, टाइम मतलब टी, ठीक है ना। यानी कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये याद रखना है, ये याद रखने की बात है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। जहां पे क्यू क्या है, चार्ज है, जहां पे टी क्या है, टाइम, ठीक है ना। हम अगर कोई डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो गया, ठीक है ना, एक कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो कर दिया कुछ पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। ठीक है ना, कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ करंट, क्या डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या है, तो हमने अभी बात कही कि जो हमारा करंट है आई, ये किसके बराबर है, क्यू बाई टी के बराबर है, ठीक है ना। और क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलाम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो क्या हम इसको ये नहीं कह सकते, कूलाम सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। और इसी कूलाम सेकंड इनवर्स को, इसी कूलाम सेकंड इनवर्स को हम कहते हैं एम्पियर, यानी कि ए। तो करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर होगी। करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर होगी। ये भी याद रखा जाएगा कि करंट को डिनोट करते हैं आई से, और इसकी यूनिट होती है क्या, एम्पियर, जिसे डिनोट किया जाता है ए से, ठीक है ना। क्यों एम्पियर, क्योंकि हमारे एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे एम्पियर पड़ा हुआ है। का डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, देखो डायरेक्शन ऑफ करंट, जितनी बार भी आप बात कर जाएंगे डायरेक्शन ऑफ करंट की ना, हमेशा ये पता होना चाहिए कि जो करंट की डायरेक्शन है, अगर करंट डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा किधर होती है, पॉजिटिव से, पॉजिटिव से
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। करंट की एम्प्लीफिकेशन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। यानी आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हमेशा करंट फ्लो करता है, ठीक है ना। लेकिन अभी हमने बात क्या करंट है क्या भाई? ये करंट ही तो है, जैसे कह रहे हैं क्या हम, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो करंट कह रहे हो। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो किया किस पर्टिकुलर पर यूनिट टाइम में, ठीक है ना, एक क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में जितना करंट फ्लो किया वो हुआ क्या यहाँ पे? जितना करंट हमने ये फ्लो करने के लिए बात कही वही तुम्हारा करंट है। यस और नो? जब उसको हम करंट कह रहे हैं तो यहां से बात एकदम साफ है, बात एकदम साफ है कि भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो कहीं ना कहीं करंट डेवलप कर रहा है। बट कहानी कुछ यहाँ पे गड़बड़ सी लग रही है। गड़बड़ ये लग रही है कि भैया इलेक्ट्रॉन पे तो होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना, तो आप कह रहे हो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, ये क्या मामला होगा भैया? ठीक है ना। यानी कि हमने बात ये कह दी कि जो करंट है ना वो फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव। हमने ये कहा कि भाई करंट है क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसे तो करंट कह रहे हो, लेकिन कहानी यहाँ पे उल्टा सीधा लग रहा है। उल्टा ये लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव चलेगा, लेकिन आप करंट कह रहे हो कि पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। ये का मामला हो गया भाई? उल्टा सीधा कहां बोल रहे हो चीजों को, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया ना, उससे पहले करंट पता चल चुका था। ये मान लिया गया था, पहले मान लिया गया था कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगी, ठीक है ना। पहले मान लिया गया करंट किधर चलेगी? पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगी, और उसी पे सारे फॉर्मूले कैलकुलेशन बना के रख दिया गया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डेवलप किया गया तो पता चला कि अरे यार इसकी मूवमेंट तो नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो कुछ चेंज नहीं किया गया, कुछ फॉर्मूला बदला नहीं गया, क्योंकि बहुत कुछ बदलना पड़ जाता। इस वजह से मान ये लिया गया कि भाई करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव चलेगा, जिसको जो चलना चले। हम एक स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, ये कि direction of current is opposite to the flow of electron. Direction of current is opposite to the flow of electron। यानी कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या मूव करेगा? करंट मूव करेगा। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इधर को चलेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन मेरा इधर को चलेगा और उसके अपोजिट यूज किया जाएगा क्या? मेरा करंट। ये बात एकदम दिमाग में बिठा के रखना, क्योंकि जब जब क्वेश्चन आपको दिखे, क्वेश्चन में ये दिखे कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉर्थ टू साउथ, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज साउथ टू नॉर्थ, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ईस्ट टू वेस्ट, देन डायरेक्शन ऑफ करंट इज वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखो, पिन करके रखो, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? एक बार फिर से सुनो। ये बोला कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यस। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो करंट समझ गया, चार्ज समझ गए, अब आते हैं एक और टर्म समझ लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ डिवाइस। करंट ऑफ 0.2 एम्पियर कह रहा है कि आई है, उसकी वैल्यू क्या है? 0.2 एम्पियर। आई है यानी कि करंट है। करंट अब क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है, और यहाँ पे कह रहा है ऑफ करंट ऑफ 0.2, करंट को क्या कहते हैं? आई, उसकी वैल्यू क्या है? 0.2 एम्पियर। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? हाँ आई, ठीक है। कह रहा है इज ड्रॉन बाय अ डिवाइस, यानी एक डिवाइस से निकाली जा रही है भाई, करंट निकाली जा रही है भाई, कोई डिवाइस हो सकता है, बैटरी हो सकती है, ठीक है ना। कह रहा डिवाइस फॉर 10 आवर्स, भैया 10 आवर्स के लिए, यानी किसकी बात है? टाइम की बात है। टाइम की बात, वैल्यू क्या है? 10 आवर्स।
10 आवर्स 10 आवर्स 10 आवर्स, टाइम आवर्स, घंटा मिनट सेकंड जो भी बोला क्या होता है, टाइम होता है। टाइम की वैल्यू क्या है, 10 आवर्स है। कह रहा फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो भैया अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था ना, हाँ पढ़ा था। क्या था कि जो मेरा करंट है ना वो Q अपॉन T के बराबर है, ठीक है ना। ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ये इंप्लाइज कर रहा है कि जो मेरा Q है ना वो I इंटू टी के बराबर है, ठीक है ना। तो चलो Q की बात कर लेते हैं। Q हो गया, I की वैल्यू क्या है मेरे पास है 0.2 एम्पियर, T की वैल्यू क्या है हमारे पास है 10 आवर्स 10 आवर्स। फिर हमने लिखा 0.2 एम्पियर। अब ये भैया 10 आवर्स है, हमने क्या याद किया था कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो 10 आवर्स को मुझे सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 10 और सेकंड का मतलब 3600, ठीक है ना। एक भैया आप जानते हो ना क्या होता है, 1 आवर के अंदर होता है 60 मिनट। जानते हैं ना, घड़ी 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 के अंदर पूरा राउंड होता है 60 का, ठीक है ना। एक घंटे के अंदर, एक घंटे वाली सुई एक बार मूव करेगी तो मिनट वाली सुई कितनी मूव करेगी 60 मिनट, ठीक है ना। फिर कह दिया गया कि एक मिनट के अंदर कितना सेकंड वाला मूव करता है, तो वो भी 60 मूव करता है, ठीक है ना। तो कह रहा एक घंटे के अंदर कितना सेकंड हुआ, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है ना, तो 360 ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इतना। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये 10 और 0.2 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3600 और इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 7200 क्या कूलाम्ब, क्या कूलाम्ब। ये याद रखना कि क्या हो रही, किसकी बात हो जा रही है, कूलाम्ब की बात हो जा रही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। है कितना आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई करंट की वैल्यू क्या है, क्यू बाई टी के बराबर है, और उसी के बाद हमने यहाँ सॉल्व कर दिया कि क्यू की वैल्यू क्या हो गई 0.2 एम्पियर इंटू 10 आवर्स। 10 आवर्स को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया कि 10 मल्टीप्लाई बाई 3600, और 3600 का मतलब हो गया क्या 3600, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो दिख के क्या आया कि 7200 कूलाम्ब का जो है चार्ज फ्लो करना पड़ेगा इस चीज के लिए। ठीक, क्लियर है, समझ आई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, अरे भैया ये क्या, तो सीबीएसई तो यार 24 में पूछ दिया है, पूछा है, पढ़ो क्वेश्चन। क्या रहा है कि द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप में फिलामेंट लगे होते हैं, जानते हो ना, बल्ब होता है उसके अंदर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे गोल करके फिलामेंट लगे होते हैं, ठीक है ना। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप ड्रॉन अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, अच्छा, ड्रॉन अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर विच लाइट्स फॉर 2 आवर्स, यानी कि इसने कह दिया कि लाइट्स फॉर 2 आवर्स। कैलकुलेट द क्यू, यहाँ पे भी क्यू निकालना है, बात वही है, बिल्कुल वही है। क्या निकाला जाएगा, टाइम, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 2 इंटू 3600, यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी 7200 क्या सेकंड। कह रहा चार्ज निकालना है, चार्ज की वैल्यू Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, आई की वैल्यू 0.5 इंटू टी की वैल्यू 7200। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक जीरो उधर चला जाएगा तो 5 इंटू 720। अब इसको सॉल्व कर दो, 5 जीरोस जीरोस 5 टू 10 0 1 36 खोला। इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई क्या, है ना आसान सा, बहुत आसान है। कि भाई साहब आपके पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल में से कोई 2 वैल्यू दे दी गई, तीसरी वैल्यू आपको निकालनी है। आई की वैल्यू दी जाएगी, टी की वैल्यू दी जाएगी, क्यू निकालने के लिए बोल देगा क्यू की वैल्यू दी गई है, टी की वैल्यू दी गई है, आई निकालने को बोल देगा, क्यू की वैल्यू दी गई है, आई की वैल्यू दी गई है, टी निकालने को बोल देगा, कुछ भी कर सकता है भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, इसके अलावा कुछ बनने वाला नहीं है। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलम्ब, ठीक है ना। सप्लाई ऑफ यानी Q 500 कूलम्ब। यार एक बात और, अगर आपको समझ नहीं आया ना, आई की वैल्यू दिया है, क्यू की वैल्यू दिया है या टी की वैल्यू दिया है, तो बस यूनिट पढ़ लो, ठीक है ना। आपको पता है कि कूलम्ब किसकी यूनिट है, चार्ज, एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट, आर किसकी यूनिट है, टाइम, पता है ना, पता है ना, वही यूज करके देखो। कह रहा है कि 500 कूलम्ब, 500 कूलम्ब, कूलम्ब किसका यूनिट है, चार्ज का यूनिट है, तो क्यू की वैल्यू 500। कह रहा है 25 मिली एम्पियर, सर ये क्या है,
एम्पियर बताया था आपने, ये मिली एम्पियर क्या हो गया, ये छोटा सा m क्या आ गया, तो भाई इसी में थोड़ा सा कन्वर्जन है, आप समझ लीजिएगा कि 1 स्मॉल m और कैपिटल A की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पियर है तो मतलब I की वैल्यू दिया है, कह रहा 25 मिली एम्पियर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3 एम्पियर। आई थिंक बात समझ आई, बिल्कुल समझ आई। कह रहा फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम, टाइम टाइम निकालना, टाइम का मतलब t की वैल्यू निकालनी है। कह रहा किसी सोर्स से कितने टाइम तक में डिस्चार्ज हो जाएगा, किसी सोर्स से कितने टाइम में ये कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगा, तो निकाल दो। हमें पता था कि I इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन टी, तो यहां से हम t की वैल्यू कह सकते हैं, t की वैल्यू कह सकते हैं कि क्या Q बाई I होगा, हाँ होगा। ठीक है ना, Q की वैल्यू है क्या हमारे पास 500 कुलाम, और I की वैल्यू कितनी हमारे पास है 25 इंटू 10 टू द पावर -3। 25 से कितने टाइम में जाएगा 2, यानी 0 हो जाएगा, यानी कि t की वैल्यू क्या हो गई 20 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 3। ठीक है ना, यहां से देखा जाएगा कि 20 और 000 सेकंड आएगा इसका वैल्यू, यानी कि टाइम का वैल्यू। अब इसको डिवाइड कर दोगे 60 मल्टीप्लाई बाई 60 से, तो निकल जाएगा आवर्स भी। ठीक है, ये निकाल लेना, इजी है। आई बात समझ में, क्वेश्चन पढ़ा, फॉर्मूले देखे, वैल्यूज निकाली और फटाफट आंसर आपके सामने है। ठीक है ना, आई बात समझ में, इतनी बात ओके है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस से पहले एक और बात समझा देता हूं मैं। ठीक है ना, क्या हुआ अगर बोला ये जाए कि भाई 1 एम्पियर करंट की बात बताओ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर करंट, तो 1 एम्पियर करंट का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में 1 कूलाम्ब चार्ज फ्लो करना। ठीक है ना, यानी 1 सेकंड में कितना कूलाम्ब चार्ज, यानी 1 कूलाम्ब चार्ज अगर फ्लो हुआ तो 1 एम्पियर कहला जाएगा। 1 सेकंड में अगर 2 कूलाम्ब चार्ज फ्लो किया तो 2 एम्पियर कहलाएगा। ठीक है ना, अगर 1 सेकंड में 5 कूलाम्ब चार्ज फ्लो हुआ तो इसको क्या कहला जाएगा 5 एम्पियर करंट। अगर 1 सेकंड में आपने 100 कूलाम्ब चार्ज फ्लो कराया तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा 100 एम्पियर। ये बात समझ लीजिएगा कि जो एम्पियर की वैल्यू लिखी है उसका क्या मतलब है कि 1 सेकंड में कितना कूलाम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है। बट क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई साहब 1 सेकंड में इतना कूलाम्ब चार्ज फ्लो हुआ तो एम्पियर कहलाया, तो मैंने कहा कि 1 कूलाम्ब चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करने पड़ेंगे, 1 कूलाम्ब चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करने पड़ेंगे, यानी कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाए, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाए 1 सेकंड में कि वो 1 कूलाम्ब चार्ज के बराबर हो जाए। हमने क्या बात करी थी कि करंट है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जब चार्ज फ्लो करेगा तो उसको हम करंट कहते हैं। ठीक है ना, तो हमने ये देख लिया कि 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 1 कूलाम्ब चार्ज। 10 एम्पियर का मतलब क्या होगा कि 1 सेकंड में 10 एम्पियर कूलाम्ब चार्ज। हमने 2 एम्पियर का मतलब क्या होगा कि 1 सेकंड में 2 कूलाम्ब चार्ज। 100 एम्पियर का मतलब क्या होगा कि 1 सेकंड में 100 कूलाम्ब चार्ज। मैं ये पूछ रहा हूं कि 1 कूलाम्ब चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन मूव करना पड़ेगा, यानी 1 कूलाम्ब चार्ज के लिए एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कि आपका 1 कूलाम्ब चार्ज बनेगा, जो कि रिलेटेड है किससे 1 एम्पियर करंट के लिए। तो हमने अभी अभी सॉल्व किया था। ठीक है ना, अभी अभी सॉल्व किया था कि 1 कूलाम्ब इज इक्वल टू 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन, 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन, 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। आर यू किडिंग मी, यानी कि एक बार में इतने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो 1 कूलाम्ब चार्ज बनेगा। सोच के देखो, ये नंबर दिमाग में इमेजिन भी नहीं कर सकते। 6.25 into 10 to the power 18, इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना बड़ा नंबर है। अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, कह रहा है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट, डिफरेंशियल लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कह रहा है वर्क डन, work done, work done in bringing a unit positive charge, bringing a unit positive charge from a particular point to that point। यानी किसी पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, अगर किसी पॉइंट पे मुझे
पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो इस पोटेंशियल डिफरेंस पे मेरे पास कितना ज्यादा, मतलब इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ये होगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना काम करना पड़ा, ठीक है ना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में कितना काम करना पड़ा। अगर मैं यहाँ पे रखूं कि एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, ठीक है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप चार्ज को मूव करना चाह रहे हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किसका मूव करना है, चार्ज को मूव कर रहे हो। जब यहां से यहां तक चार्ज मूव किया, यहां से यहां तक क्या मूव किया, चार्ज मूव किया, तो चार्ज को मूव करने में कितना काम करना पड़ा, यानी चार्ज को मूव करने में कितना काम करना पड़ा। सीधी सी बात है ना, वर्क डन क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना काम करना पड़ा, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे बात हुई कि भाई चार्ज कितना, चार्ज यानी चार्ज को आप फ्लो कर रहे हो, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप लेके जा रहे हो, तो इसके फ्लो करने में कितना काम करना पड़ा, कितना वर्क डन करना पड़ा, वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है ना। चार्ज हमने कह दिया कि वो निगेटिवली है, ठीक है ना, निगेटिव चार्ज है। उस निगेटिव चार्ज को आप पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हो, पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हो, निगेटिव चार्ज को पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हो, तो मूव करने में कितना काम करना पड़ा, वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। मतलब क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम डिनोट करते हैं V से, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम डिनोट करते हैं V से, इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, वर्क डन अपॉन में चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो गया, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, यानी कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना काम करना पड़ा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। एक और टर्म होता है, यूज किया जाता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक और टर्म यूज होता है, जिसे कहते हैं क्या हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें क्या होता है कि ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ चार्ज तो मूव कर रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ चार्ज तो मूव कर रहे हैं, बट ए पॉइंट की लोकेशन क्या होती है, अननोन होती है, ठीक है ना। जब अननोन पॉइंट से किसी और पॉइंट तक, अननोन पॉइंट से किसी पॉइंट तक, अननोन पॉइंट से किसी पॉइंट तक, अननोन पॉइंट से किसी पॉइंट तक चार्ज मूव करने में जो काम करना पड़ता है, अननोन पॉइंट से नोन पॉइंट तक मूव करने में, अननोन पॉइंट से नोन पॉइंट तक चार्ज को मूव करने में जितना काम करना पड़ेगा, उसे कहेंगे क्या हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के भी बारे में अगर पूछा जाए तो वो भी वर्क डन अपॉन चार्ज होगा, बट यहाँ पे वर्क डन में एक पॉइंट क्या होगा, अननोन होगा। पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट क्या होते हैं, नोन होते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में दोनों पॉइंट में एक पॉइंट अननोन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट नोन होते हैं। एग्जांपल के लिए आप जान सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो नॉर्मल घरों के अंदर सप्लाई आती है, सप्लाईज का सोर्स हमें नहीं पता होता, सप्लाईज में अगर आपने किसी सॉकेट के अंदर चार्जर लगाया, कुछ भी प्लग इन किया, तो आपको सॉकेट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कहां से आ रही है, यू डोंट इवन नो इट। मतलब ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं है, बट कैलकुलेशन में उसको आप नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सपोज करो आपका ट्रांसफार्मर से आ रही है, ट्रांसफार्मर में नियरेस्ट पावर हाउस से आ रही है, पावर हाउस में जहां से बन रही इलेक्ट्रिसिटी वहां से आ रही है, तो यू कैन नॉट नो दैट एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है ना। इसलिए क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी ले लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल आपको पता है, आई बात समझ में, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं कि हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारी कहानी थी, ठीक है। कह रहे ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो भी देख लेते हैं कि V है, और V को हम कहते हैं क्या, W अपॉन Q। V को हम कहते हैं क्या, W अपॉन Q। अब मुझे बताओ कि भैया वर्क डन जो है ना, वर्क डन जो है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है। फिजिक्स के अंदर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, फिजिक्स के अंदर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर कोई पूछे कि वर्क डन, आप जानते हो ना कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मीटर होती है, न्यूटन मीटर की बात कर लेते हैं। हाँ यार ये क्या है, ये है क्या भैया, यही हमारा जूल है, यही वर्क डन ही तो मेरा जूल है, ठीक है ना। यानी हमने कह दिया जूल, और चार्ज की वैल्यू क्या होती है, कूलाम, इसको कहेंगे क्या, हम क्या कहेंगे, हम जूल कूलाम इनवर्स। और इसी जूल कूलाम इनवर्स को, हम कहते हैं क्या, वोल्ट। क्या कहते हैं हम, वोल्ट। तो हम कहेंगे कि जो हमारी यूनिट है ना,
जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है ना वो क्या कहलाती है वी। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कैसे किया जाता है वी, इसकी यूनिट भी क्या होती है वी, ठीक है ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। एक और बात लिखा है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और करंट का फ्लो क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये बात तो मैंने वही बताई कि डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या रखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन का फ्लो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, ठीक है ना। एज्यूम करो कि एक टंकी है बड़ी सी, ठीक है ना, उस टंकी के अंदर पानी भरा हुआ है, उस पानी के अंदर आपने एक पाइप कनेक्ट किया नीचे से, और नीचे से पानी का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो पानी का फ्लो हो कहां से रहा है, पानी का फ्लो क्या हो रहा है कि जितनी ज्यादा हाइट है उस वाटर की, जितना ज्यादा वाटर लेवल है, वाटर लेवल जितना हाई है उतना तेज फ्लो होगा। आई बात समझ में, तो हमें क्या हो रहा है, हाई से लो की फ्लो है, ठीक है ना, हाई से लो की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो लो टू हाई और करंट का फ्लो हाई टू लो, ठीक है ना। ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछ रहा है असर्शन एंड रीजन का कि इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन अ कंडक्टर। होता है क्या सही, अरे हाँ भाई, अभी तो हमने बात किया कि इलेक्ट्रॉन मूव कहां करता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, लोअर से हायर। कह रहा है इन अ ड्राई सेल, और ड्राई सेल मेंटेन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। यानी कंडक्टर के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है। यानी कह रहा है कि अ ड्राई सेल, एक सेल है, सेल का मतलब जो बैटरी वाली बात हो गई, कह रहा जो सेल है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले सेल की बात करी जा रही है, कह रहा ड्राई सेल मेंटेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मेंटेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंटेन किया जा रहा है वो क्या, अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर है। हाँ भाई बिल्कुल, एंड ऑफ कंडक्टर पे तो मेंटेन किया जा रहा है, एंड ऑफ कंडक्टर पे तो मेंटेन किया जा रहा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। क्या एसर्शन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हमने कहा इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रॉन होता है लोअर से हायर की तरफ मूव करता है, क्या सच बात है, सच बात है। क्यों करता है भाई, ऐसा हो क्यों रहा है, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर क्यों मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर क्यों मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव चार्ज मूव करता है किधर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, इसलिए लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ वो मूव करता है। अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रॉन मूव करता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। सो क्यों मूव करता है, हमने अभी रीजन देखा उसका, क्यों मूव करता है हमने अभी रीजन जाना कि भाई वो नेगेटिव चार्ज होता है पॉजिटिव हो जाता है। तो स्टेटमेंट ये भी सही है, स्टेटमेंट ये भी सही है, मतलब एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट जो रीजन है ना एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। कह रहा बोल्ट मीटर क्या है, मीटर क्या है, बोल्ट मीटर क्या है, मीटर क्या है। भाई बोल्ट मीटर क्या है कि एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है ना, यानी भी की वैल्यू मेजर करनी है ना, तो क्या यूज करोगे, वोल्ट मीटर का यूज करोगे। करेक्ट, ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल, ठीक है ना। वोल्ट मीटर जो हमेशा कनेक्ट होगा क्या, पैरेलल के अंदर, यानी कि अगर यहाँ पे आपने कोई सप्लाईज लगा रखी है, सपोज करो यहाँ पे बल्ब लगा रखा है, ठीक है ना, उस बल्ब को आपको मेजर करना है वोल्टेज को, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वोल्टेज लगाया जाएगा, यानी कि कैसे लगाया जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन से लगाया जाएगा, ठीक है ना। इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई क्या होती है, ये आप समझ जाओगे जब रेजिस्टेंस समझोगे तो, ठीक है ना। जब आप रेजिस्टेंस समझोगे तो इसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी। यहाँ मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ, बस हिंट ये करना है कि जो करंट का फ्लो होता है जब पैरेलल होता है ना, तो करंट टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। करंट कहां पे होता है, टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू यानी वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई रहेगी, बहुत हाई रहेगी, तो यहाँ पे करंट का फ्लो बहुत कम हो जाएगा। तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा तो सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है ना। ये टेक्निकल पार्ट है, आगे भी एक बार को मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। अभी के लिए इतना समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला क्या होता है, उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है, और रेजिस्टेंस क्या होती है, इसकी हाई होती है। सेम तरीके से अमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट जो क्या मेजर करेगा, करंट को मेजर करेगा। एक इंस्ट्रूमेंट जो क्या मेजर करेगा, करंट को मेजर करेगा। इट हैज लो रेजिस्टेंस, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है, लो रेजिस्टेंस का होती है, और ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, हमेशा किसमें कनेक्ट होती है, सीरीज में कनेक्ट होती है, ठीक है ना। ये इसको हमने दो बार लिख दिया, ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, ठीक है ना। अमीटर जान के हम वोल्ट मीटर जान के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन,
calculate the amount of work done by a cell when 20 coulomb of charge is moved through a potential difference of 3 volt. यही लिखा था, ये पढ़ दिया, कुछ फर्क आया क्या? नहीं, देख लो ध्यान से, क्या रहा? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी क्या कैलकुलेट करना है? W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, बाय अ सेल, सेल द्वारा, व्हेन 20 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 20 कूलम्ब ऑफ चार्ज, कूलम्ब, कूलम्ब का मतलब चार्ज हो गया, यानी Q की वैल्यू क्या हो गई? 20 कूलम्ब, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है, यानी V की वैल्यू दे रखी है कितना? 3 वोल्ट, ठीक है। क्या करना है? W निकालना है, तो हमको ऑलरेडी पता है कि V की वैल्यू क्या होती है? W by Q, हमने अभी फॉर्मूला देखा। इससे क्या कहेंगे हम? W निकालना है, W की वैल्यू क्या हो जाएगी? V into Q। W इक्वल टू V की वैल्यू क्या है? 320 एंड W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 जूल, ये हो जाएगा वैल्यू, यानी 60 जूल इज द आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ सिंबल्स मेंशन है, ये सिंबल समझ लो कि जब सेल होता है, सेल कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है, यानी कि एक बड़ी सी लाइन, एक छोटी सी लाइन, छोटी सी लाइन से कनेक्ट कर दो, बड़े से लाइन से कनेक्ट कर दो, और बड़ी के ऊपर पॉजिटिव और छोटी के ऊपर नेगेटिव, ठीक है ना। पैट्रिक्स यानी कई सारे सेल लगाने हो तो स्ट्रेट लाइन यानी कि सेल ऐसे लगेगा, ठीक है ना। फिर एक और कनेक्शन में एक और सेल लगेगा, एक और कनेक्शन में एक और सेल लगेगा, ऐसे और भी कनेक्शन लगा सकते हो। यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे, ठीक है। कनेक्टिंग वायर स्ट्रेट लाइन जाती है। ज्वाइंट यानी कि जहां पे एक स्ट्रेट लाइन और बीच में से ज्वाइंट दिख जाए, इसे कहते हैं क्या? हम ज्वाइंट कहते हैं, यानी कोई एक नोड दिख जाए, कोई पॉइंट दिख जाए, ये हमारा क्या कहलाएगा? ज्वाइंट कहलाएगा। अगर आपको ज्वाइंट नहीं दिखाना है तो स्ट्रेट लाइन आगे और ऐसे कर्व बना के निकाल दोगे, वो क्या जाएगा? क्रॉस दिखाएगा। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, यानी आपको रेजिस्टेंस शो करना है तो इस तरीके से सिंबल से शो करोगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? यानी कि सेम तरीके से लाइन होगी, उसके ऊपर एक एरो, या सेम तरीके से लाइन होगी, उससे क्रॉस में एक एरो दिखाया जाएगा, तो क्या कहा जाएगा? मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस। ऐसी को बोला जाता है क्या? रियोस्टेट। इसको क्या बोलते हैं? क्या? रियोस्टेट। अमीटर यानी ए का सिंबल प्लस माइनस वोल्ट मीटर, बी का सिंबल प्लस माइनस गैल्वानोमीटर, जी इस तरीके से। ओपन स्विच का मतलब एक स्ट्रेट लाइन, एक ये लाइन, ये क्या कहलाएगी? ओपन स्विच कहलाएगी। कहीं कहीं पे एक सर्कल करके उसे दिखाया जाता है। क्लोज स्विच का मतलब ये वाली लाइन इससे टच हो जाएगी, ये वाला लाइन इससे टच हो जाएगी, क्लोज स्विच कहलाएगा। या कहीं कहीं पे ऐसे क्लोज और बीच में से डॉट दिखाया जाता है। बल्ब या कुछ लैंप को दिखाना है तो कुछ इस तरीके से दिखाते हो, तो ये हमारा क्या कहलाता है? कुछ सिंबल्स हैं, बेसिक सिंबल्स है जो जनरली यूज होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एक रेजिस्टेंस के बारे में। करंट समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए, करंट समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए, क्या समझना बाकी है? रेजिस्टेंस समझना बाकी है। भाई कि रेजिस्टेंस क्या होता है? चलो रेजिस्टेंस जानते हैं। क्या रहा है रेजिस्टेंस? क्या है? कह रहा है रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या है? एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। कंडक्टर क्या है भाई? वो कंडक्टर जिसमें आप करंट को फ्लो कर रहे हो। देखो जनरली हम किसकी बात जानते हैं? 3 मेटल्स के बारे में जानते हैं। एक क्या आता है हमारे पास? कंडक्टर। दूसरा क्या हमारे पास है? इंसुलेटर। और तीसरा क्या है हमारे पास है? अलॉय, या फिर इसको कहते हो क्या हम? सेमी कंडक्टर, ठीक है ना। कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करेगी। कंडक्टर यानी मेटल के बने होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो होती है। इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, और सेमी कंडक्टर मतलब मॉडरेट लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, ठीक है ना। कंडक्टर ऑलरेडी हम जानते हैं कि मेटल 3 टाइप की मिलेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। कंडक्टर जिसमें करंट इजीली फ्लो हो जाए, इंसुलेटर मतलब करंट फ्लो ना हो पाए, अलॉय या सेमी कंडक्टर मतलब करंट थोड़ा यानी कि मॉडरेट लेवल पर फ्लो हो, ठीक है ना। अब इसका किस पे, रेजिस्टेंस पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में बात करते हैं। करेक्ट, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। यानी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो क्या करेगा? जो क्या करेगा? करंट के फ्लो को अपोज करेगा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कर देते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि हमारे पास क्या है कि हमने कह दिया कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है ना। इस कंडक्टर के अंदर आप चार्ज को फ्लो कर रहे हो, इस कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो कर रहे हो? चार्ज को फ्लो कर रहे हो। तो इस चार्ज के फ्लो में जब मटेरियल इसके चार्ज को फ्लो होने नहीं देगा ना, जो मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो इसके चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा ना, तो वही हमारा क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस देखो नाम ही क्या है? रजिस्ट करना, रेजिस्ट करना। रेजिस्ट का मतलब रोकना, यानी चार्ज को फ्लो होने से जो रोक रहा है
चार्ज के फ्लो होने से जो रोक रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। फिर से बोल रहा हूं मैं कि जब कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है वही हमारा करंट कहलाता है। तो जब चार्ज के फ्लो होने को कोई अपोज कर रहा है, कोई रोक रहा है, तो हमें क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। मतलब सीधी सीधी बात क्या हुई कि करंट के फ्लो होने को जो अपोज कर रहा है, जो कह रहा है कि जो करंट का फ्लो है ना उसको अपोज करने में, मतलब करंट के फ्लो को कोई अपोज कर रहा है, हमारा क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो यही कह रहा है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के फ्लो होने पे जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं ना वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। कह रहा प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू ऑब्स्ट्रक्ट द, यानी कि बात वही है। यानी देखो यहाँ पे क्या है, कंडक्टर क्या है, यहाँ पे कंडक्टर के अंदर आपको पता है कंडक्टर मटेरियल है, तो मटेरियल मॉलिक्यूल्स होंगे ही, मटेरियल के अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके सारे इलेक्ट्रॉन फैले होंगे, ठीक है ना। अब उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होगा। समझना ध्यान से कि भाई इलेक्ट्रॉन्स है, मटेरियल है, तो मेटल के अंदर मेटल्स होंगे। मेटल्स का मतलब क्या है कि उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होगा, ठीक है ना। तो कहा ये रहा है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होगा तो दोनों आपस में कैसे एक अट्रैक्शन फोर्स से कनेक्टेड होंगे ना। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में कैसे, दोनों अपोजिट चार्ज है तो आपस में कैसे होंगे, बॉन्ड बना के बैठे होंगे। मैंने थोड़ा सा पावर सप्लाई अप्लाई किया तो जो नेगेटिव चार्ज है वो भागना चाहेगा, ठीक है ना। हमने सोर्स अप्लाई किया, सोर्स अप्लाई करने क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट करने लगते हैं। यानी कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है मूव करना स्टार्ट करेगा, जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना स्टार्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा ना तो जो प्लस वाला कहेगा अरे भाई मत जाओ मत जाओ मत जाओ, यानी प्लस वाला उसको खींचेगा, खींचने का ट्राई करेगा। इलेक्ट्रॉन भागने का ट्राई करेगा, प्लस वाला खींचने का ट्राई करेगा, इलेक्ट्रॉन भागने का ट्राई करेगा, प्लस वाला खींचने का ट्राई करेगा। तो उसी बीच में जितना फोर्स लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसको कोई अपोज कर रहा है, कोई रोक रहा है। रोक कौन रहा है, उसका पॉजिटिव चार्ज रोक रहा है। कौन रोक रहा है, उसके पॉजिटिव चार्ज को रोक रहा है। और ये कैसे आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है कैसे, ये मटेरियल की तो प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल की ही तो प्रॉपर्टी है। पॉजिटिव चार्ज है किसका, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं होने दे रही। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, हमने स्टार्ट में पढ़ा था। तो उस वजह से जो अपोज आता है, जो अपोजिट चीज में लगती है वो हमारा क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है, ठीक है ना। एक बात की बात समझ लीजिएगा कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट के फ्लो करने को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है ना। करंट का फ्लो मतलब चार्ज के फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है ना। ये बात आ गई हमें रेजिस्टेंस के बारे में, समझ में आया, समझ में आया। बहुत बेसिक सी बात है, नहीं समझ में आया कमेंट करके पूछना, आई विल मेक वीडियो बना दूंगा एक्सप्लेन करने के लिए, वो आर सरप्राइजिंग, ठीक है। चलो, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट क्या रेजिस्टेंस की मैं अभी बता देता हूं, आगे मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कैसे है। इसको कहते हैं कि हम ओम, ये है सिंबल, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, रजिस्टर जानते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी। रजिस्टर क्या है, एक डिवाइस। कह रहा है अ कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू resist the flow of इलेक्ट्रिसिटी करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड रजिस्टर। रजिस्टर क्या है कि भाई वो डिवाइस है, एक डिवाइस है। देखो मटेरियल की प्रॉपर्टी तो थी जो रजिस्ट कर रही थी, लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है, किसी में रेजिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज करो, क्यों बढ़ाना है, अरे भाई बहुत बड़ी बड़ी सप्लाई आ रही होती है घरों के अंदर। अब आपको किसी डिवाइस के अंदर बहुत कम सा, बहुत थोड़ा सा करंट चाहिए, तो सारे डिवाइस तो नहीं अप्लाई कर देंगे ना, तो क्या करेंगे, बीच में रेजिस्टेंस लगा देंगे। उसका काम क्या है कि अपोज करेगा। देखो कुछ इस तरीके की डिवाइस होती है, दिख रहा है ना, ये डिवाइस दिख रही है ना, ये हमारी रेजिस्टेंस होती है, जो क्या करेंगे, करंट के फ्लो को अपोज करेगी, करंट के फ्लो को क्या करेगी, अपोज करेगी। तो रजिस्टर क्या है, अ कंपोनेंट that is used to resist the flow of electric current in a circuit. In a practical application, a resistor are used to increase or decrease the electric current. Increase or decrease the electric current. Current की वैल्यू को increase और decrease करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, रेजिस्टेंस यूज करेंगे, ठीक है। चलो, अब कह रहा है वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है। कह रहा है कंपोनेंट, वेरिएबल रेजिस्टर क्या, कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज यूज्ड टू रेगुलेट द करंट। करंट की वैल्यू को रेगुलेट करना, यानी कि पावर सोर्स है ना, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। कह रहा है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज रेगुलेट द करंट। करंट को रेगुलेट कर रहा है बिना वोल्टेज को चेंज हुए। एग्जांपल फैन, देखा है ना, फैन लगा सकते हो क्या, वो
लगा सकते हैं ना, रेगुलेटर लगाते हैं। रेगुलेटर क्या होता है, 1 2 3 4 हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं अपने अकॉर्डिंग, वैल्यूज को कम करते हैं, ज्यादा कर लेते हैं, वेरिएबल कर लेते हैं, वेरी कर लेते हैं। किसके थ्रू करते हैं, इसी से पॉसिबल, किससे पॉसिबल है, वेरिएबल रजिस्टर से ही। और उसका एग्जांपल एक होता है क्या, रियोस्टेट, ठीक है ना। अभी देखा था सिंबल्स के लिए कि इस तरीके से रजिस्टर डिनोट होता है, ठीक है ना, और इसके ऊपर इस तरीके का सिंबल लगाया जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कर सके, रेजिस्टेंस की वैल्यू को रेगुलेट कर सके अपने अकॉर्डिंग, बिना वोल्टेज, बिना पावर सोर्स को चेंज किए, ठीक है, बिना पावर सोर्स को चेंज किए। अगर करंट की वैल्यू को हम रेगुलेट कर लेते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, यानी किस फैक्टर पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो समझो, बहुत ध्यान समझना कि जो मेरा रेजिस्टेंस है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। रेजिस्टेंस जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। क्यों होता है भाई ये, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास है ये कंडक्टर, अब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होना, यानी चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो जब तक करंट फ्लो हो रहा है, जब तक मटेरियल है, तब तक इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी मिलेगा, वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकेगा। अब अगर ये छोटे डिस्टेंस तक है, अगर ये वायर कम डिस्टेंस तक है तो कम टाइम तक रुकेगा, ज्यादा डिस्टेंस तक है तो ज्यादा टाइम तक रुकेगा, और ज्यादा डिस्टेंस तक है तो और ज्यादा टाइम तक रुकेगा। यानी कि जितनी लंबी वायर है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज से कनेक्टेड होकर मिलेगा। जितनी ज्यादा लंबी वायर है उतना ज्यादा मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट होकर चलेगा, यानी उतना ज्यादा जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को रोकने का ट्राई करेगा। यानी जितनी लंबी लेंथ है उतना ज्यादा अपोजिंग है, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है यानी मतलब क्या, कि जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी। यानी सीधी सी बात है कि आर की वैल्यू इंक्रीज करी गई, सॉरी लेंथ की वैल्यू इंक्रीज करी गई तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। जितनी लंबी लेंथ, एग्जांपल भी दे सकते हो कि अगर लंबी वायर है तो कम करंट फ्लो होता है। अभी देखो फोन आने लगे हैं, फोन देखोगे ना फास्ट चार्जिंग आने लगे हैं, तो फास्ट चार्जिंग के लिए देखोगे जितना ज्यादा फास्ट चार्जिंग है उतना ज्यादा जो लेंथ ऑफ वायर है वो छोटा होता चला जा रहा है। छोटा होने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, कम हो जाए। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने का मतलब है करंट इजिली फ्लो कर जाए। अंडरस्टैंड, डन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एरिया के थ्रू, भाई ये एरिया से क्या रिलेशन है, तो कह रहा है कि जो मेरा रेजिस्टेंस है ना वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया। जब भी एरिया की बात करी जाए हमेशा वो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करी जाएगी। मतलब कि आपके पास ये है कंडक्टर, ठीक है, ये है कंडक्टर, तो ये जो सर्कुलर वाला फेस है इसको ही आप कहोगे क्या, कि एरिया है, ए है। इसको किससे डिनोट करोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो मेरा रेजिस्टेंस है ना वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के। क्या मतलब हुआ इसका, क्योंकि एरिया ज्यादा है, अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। ये बात कह रहा है ये कि एरिया कम या ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर ये जो गेट है, इसी गेट से इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, ये गेट की वैल्यू बड़ी हो गई, गेट की वैल्यू ज्यादा हो गई, गेट की वैल्यू बढ़ गई, तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज फ्लो हो पाएंगे। भाई गेट बड़ा है, गेट यानी ज्यादा थिक है, मेटेरियल ज्यादा थिक है तो बहुत ज्यादा चार्ज फ्लो हो पाएंगे। अगर गेट छोटा है तो बहुत कम चार्ज फ्लो हो पाएंगे। तो कम चार्ज फ्लो होने का मतलब कम करंट पास करना, ज्यादा चार्ज फ्लो होने का मतलब ज्यादा करंट पास होना। यानी एरिया की वैल्यू ज्यादा हुई, एरिया की वैल्यू जैसे ही ज्यादा हुई यानी सीधी सी बात है रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने का मतलब करंट की वैल्यू ज्यादा फ्लो करेगी, ठीक है ना। आप जानते हो ना रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करेगा, यानी कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हुई तो करंट की वैल्यू ज्यादा हो गई,
या ऐसे कह दिया कि करंट की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस कम है, करंट की वैल्यू ज्यादा है तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है। ऑलरेडी एक और बात मैंने बताया था कि अगर कंडक्टर है तो इसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि करंट इजीली फ्लो कर जाएगा। अगर हमारे पास इंसुलेटर है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर हमारे पास सेमी कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस मॉडरेट होगा यानी ना ज्यादा होगा ना कम होगा। कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस कम होगा, कम क्यों? करंट इजीली फ्लो कर जाएगा। इंसुलेटर है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ज्यादा क्यों? कि करंट फ्लो ही नहीं हो पाता, ठीक है ना। सेमी कंडक्टर का मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? मॉडरेट होगी, ठीक है ना। आई बात समझ में। यहां तक दो चीजें क्लियर हो गई कि जो मेरा रेजिस्टेंस है ना वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितनी लंबी वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है ना। रेजिस्टेंस जो एरिया पे वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब क्या कि जितना कम एरिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। एग्जांपल है भाई, देखो घरों के अंदर ऑब्जर्व करके देखो कि जो एप्लियंसेस, जो मशीन ज्यादा पावर कंज्यूम करती है ना उनका वायर मोटा दिखेगा आपको। प्रेस देखो, आयरन दिख रहा है कहीं आसपास, देखो 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 आयरन दिख रहा है तो दिखेगा उसकी वायर क्या है? मोटी है। घरों के अंदर मोटर को देखो, वायर मोटी है। घरों के अंदर फ्रिज को देखो, वायर मोटी है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा मोटा वायर है ना उतना ज्यादा करंट फ्लो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि इजीली चार्ज फ्लो हो पाएगा। अगर कम है, थोड़ा मतलब चार्ज कंट्रोल पे करना है तो वायर क्या होती है? पतली दिखेगी। जैसे फोन के चार्जर को देख लो, ठीक है ना। जो फास्ट चार्जिंग वाला फोन होगा उसका वायर आपको मोटा दिखेगा, ठीक है। जो फास्ट चार्जिंग वाला होगा उसका वायर आपको पतला दिखेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वायर पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो समझ गया कि रेजिस्टेंस लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा, एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब कह रहा है मटेरियल एंड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। कि भाई कैसा मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा। हमने अभी बात करी कि अगर कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस कम, इंसुलेटर है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस कम, इंसुलेटर है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, सेमी कंडक्टर है तो मॉडरेट। अभी अभी जस्ट अभी देखा हमने, ठीक है ना। नोट्स बनाते रहना गाइस, नोट्स मत छोड़ना, ठीक है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर का मतलब क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट का जैसा टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। अगर मान के देखो कि हमने कहा कि भैया ई हमारा है कंडक्टर, ठीक है ना। कंडक्टर के अंदर बहुत सारे हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब इनके बीच से इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, ठीक है। अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो ये मॉलिक्यूल्स नॉर्मल होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे थोड़े बहुत अपोज के साथ, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम तब है ना जब इनके बीच में टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। इसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी चार्ज अप हो जाएंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे? चार्ज अप हो जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल चार्ज अप हो गए तो वो थोड़े एक्स्ट्रा पावर के साथ घूमना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। जो मॉलिक्यूल्स है ना वो थोड़े चार्ज अप होके उस कंडक्टर के अंदर से घूमना स्टार्ट कर देंगे। और जब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स घूमना स्टार्ट कर दें, उसके बीच से किसी को पास करना, उसके बीच से इलेक्ट्रॉन को पास करना है तो उसकी डिफिकल्टीज होगी ना। ऐसा ही होगा कि मान लो कि लंबा सा कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर के अंदर बहुत सारे पेंडुलम उठा लिए गए और पेंडुलम को थ्रो कर दिया गया। इधर से पेंडुलम आ रहा है, 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 और बोला जाए बीच में से क्रॉस करके देखो तो दिक्कत होगी ना क्रॉस करने में। क्यों? क्योंकि पेंडुलम बहुत सारे हैं, आपको बच के निकलना पड़ेगा, बच के निकलना पड़ेगा, बच के निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी कुछ कहानी वही है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल से मूव कर रहे हैं तो उसके बीच से इलेक्ट्रॉन को मूव करने में डिफिकल्टीज होगी। अगर डिफिकल्टीज होगी तो बात साफ साफ है कि टेम्परेचर बढ़ा, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो भाई साहब रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस चार चीजों पे डिपेंड किया। एक किस पे? लेंथ पे, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। दूसरा किस पे? एरिया पे, जितना कम एरिया, जितना छोटा एरिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तीसरा किस पे? मटेरियल पे, मटेरियल कैसा है? कंडक्टर मटेरियल है तो कम रेजिस्टेंस, इंसुलेटर मटेरियल है तो ज्यादा रेजिस्टेंस, सेमी कंडक्टर है तो मॉडरेट यानी कि मीडियम लेवल वाला, ठीक है ना। टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर तो ज्यादा रेजिस्टेंस। तो ये मतलब समझ में आएगा कि भाई रेजिस्टेंस किसके किससे चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहां से एक बात समझी जाए, एक बात ये समझी जाए, ठीक है ना। कहा गया? एक बात समझी जाए, हमने किसकी बात करी? इसकी बात करी, इसकी बात करी, इसी की बात चल रही थी, ठीक है ना।
एक बात समझी जाए, बहुत सारी चीजें हट गई, यहाँ से हटानी नहीं थी मुझे, इट्स ओके, ठीक है ना। बात ये समझनी थी कि भाई सब मेरा रजिस्टेंस है, ये किस पे डिपेंड किया, एल पे। रजिस्टेंस है, किस पे डिपेंड किया, 1/a पे। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या मेरा रजिस्टेंस वो लेंथ बाई ए पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस लेंथ बाई ए पे डिपेंड करेगा। कंबाइन करेगा, बिल्कुल सही सी बात है कि रेजिस्टेंस लेंथ अपॉन एरिया पे डिपेंड करेगा। और यहां से ये कह सकता हूं मैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक न्यू टर्म आया रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए, मैंने क्या किया, जस्ट प्रोपोर्शनैलिटीज को हटाया, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, उसका वैल्यूज क्या है आपके पास, रो। और इसी रो को हम कहते हैं क्या, रजिस्टिविटी। यही हमारा क्या कहलाता है, रजिस्टिविटी। एक टाइप का कांस्टेंट है रजिस्टिविटी, आगे देखते हैं। यही वो वैल्यू है क्या, रजिस्टिविटी। कह रहा है अ कांस्टेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। मटेरियल का नेचर कैसा और टेम्परेचर कैसा, सिर्फ उस पर डिपेंड करेगी रजिस्टिविटी। और अभी हमने देखा कि रजिस्टिविटी यानी रजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। रजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/एरिया पे। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो रजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, L/A पे। और यहीं से रजिस्टेंस की वैल्यू अगर देखी जाए तो रो L/A आएगा। और इसी रो की वैल्यू को ही हम कहते हैं क्या, रजिस्टिविटी। यानी रो ही हमारा क्या है, रजिस्टिविटी। और ये है क्या, एक कांस्टेंट। जो है क्या, ये कांस्टेंट। ये कैसा कांस्टेंट, यानी रजिस्टिविटी इज अ टाइप ऑफ अ कांस्टेंट। रजिस्टिविटी इज अ टाइप ऑफ कांस्टेंट व्हिच increase and decrease the value of resistance, which increase and decrease the value of resistance and only depend upon material and temperature of material and temperature। यानी कि कैसा मटेरियल उस पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर कैसा इस पर डिपेंड करेगा। दिस इज आवर रजिस्टिविटी, ठीक है ना। यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर आपको यहां से रो की सिर्फ रजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ रजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी है, तो होता है रो आर इंटू ए बाई एल, रजिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइड बाई एल, ठीक है ना। यहां से एसआई यूनिट निकाली जाए तो क्या होगा, रजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ओम। एरिया की वैल्यू क्या होती है, एरिया की वैल्यू क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ की वैल्यू क्या होती है, मीटर। तो मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओम मीटर। ये क्या हो गया, एसआई यूनिट, ठीक है। अंडरस्टैंड, ये बात समझ आ गई है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, क्या लेंथ पे डिपेंड करता है, हाँ बिल्कुल डिपेंड करता है। क्रॉस, हाँ बिल्कुल डिपेंड करता है। शेप और मेटल डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड नहीं करता। तो शेप पे क्लिक कर दो, अभी हमने पढ़ा, आगे बढ़ता है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। किस पे, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी of a material A, conductor in a shape of a cylindrical of length L and cross section A। यानी इस पे बताना है, कह रहा है hence derive the SI unit of electrical resistivity। अभी हमने किया था, अभी हमने किया था कि भाई क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो रो इंटू एल बाई ए के बराबर होता है, ठीक है ना। यहां से रजिस्टिविटी हमने जानी थी कि रजिस्टिविटी क्या है, आर इंटू ए बाई एल के बराबर होता है। आप पूरा प्रूफ कर लोगे, ठीक है ना। और यहां से आप एसआई यूनिट भी जानते हो, न्यूटन मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो 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 चलो, ठीक है। कह रहा नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर, ये न्यूमेरिकल है। कह रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर आप 3 मीटर, यानी लेंथ की वैल्यू कितनी है, लेंथ की वैल्यू कितनी है 3 मीटर। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी दी है 60
ओम। कह रहा इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, यानी ए की वैल्यू दी गई है कि 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर हो, तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, यानी रो की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और हमने भी देखा कि रो की वैल्यू होती क्या है, आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। आर की वैल्यू कितनी है 60, ए की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन एल की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 3 मीटर। सॉल्व कर लो तो 3 से ये कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम में, यानी 20 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से 20 10 इधर चला जाएगा, यानी रो इज इक्वल टू क्या हो गया 20 क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -7, 10 के पावर 1 लिख सकते हैं, 1 और -7 क्या हो जाएगा -6। रो इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या राइट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो अगेन वही आया, मैंने कहा था डेफिनेशन बहुत पूछता है। से बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ सिलिंड्रिकल, हेंस सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके का क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, सेम तरीके का क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है ना। क्या फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ लेंथ, इतना क्रॉस सेक्शन इतना, ये भी आराम से हो जाएगा। इसको आप HW यानी होमवर्क में करके देखना। क्या क्या वैल्यू दे रखा है, एरिया की वैल्यू दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखा है, एल की वैल्यू दे रखा है, आर पता है, ए पता है, एल पता है, रो आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया कि a wire of given material give length L and area of cross section A has a resistance of 4. Find the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and the cross section 2A। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, करते हैं। क्या कह रहा है कि a wire of given material having length L, ठीक है ना। हमने सोचो कि एक मटेरियल है, सोचो कि यहाँ पे मटेरियल, इस मटेरियल में कह रहा है कि वायर है, उसके लेंथ की वैल्यू एल है, ठीक है ना। कह रहा क्रॉस सेक्शनल यानी कि एरिया की वैल्यू ए है एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 4 ओम है। कह रहा फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, यानी कि मटेरियल 2, यानी दूसरा वायर आ गया यानी कि मटेरियल 2 की बात किया जा रहा है। ठीक है ना, मटेरियल 2 की बात किया जा रहा है। कह रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल 2 हैविंग लेंथ, यानी कि उसके लेंथ की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू क्या है L बाई 2 और एरिया की वैल्यू क्या है 2 इंटू ए, यानी लेंथ हाफ कर दी गई, एरिया को ट्वाइस कर दिया गया। ठीक है ना, इसको बताना है। अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल क्या है सेम है, सेम मटेरियल होने का मतलब है अगर लिखा है सेम मटेरियल, सेम मटेरियल होने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की रजिस्टिविटी क्या होगी, इक्वल होगी। रजिस्टिविटी रो 1, इसकी मान लो रजिस्टिविटी क्या है रो 2, इन दोनों की रजिस्टिविटी क्या होगी, इक्वल होगी। और रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है आर इंटू ए बाई एल, यहाँ पे तो आर वन इंटू ए वन बाई एल वन कहते हैं मटेरियल 1 के लिए, आर टू इंटू ए टू बाई एल टू कहते हैं मटेरियल 2 के लिए। ठीक है ना, यहां से मुझे पता है कि आर वन की वैल्यू कितनी है 4, आर वन की वैल्यू कितनी है 4, ए वन की वैल्यू कितनी है, ए वन की वैल्यू कितनी है ए, लेंथ की वैल्यू कितनी है एल, आर टू की वैल्यू मुझे निकालनी है, ए टू की वैल्यू कितनी है 2a और एल टू की वैल्यू कितनी है एल अपॉन 2। ठीक है ना, यहाँ सॉल्व किया जाएगा, 2 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 4 इंटू ए बाई एल अगर देखा जाए, ठीक है ना, 4 इंटू ए बाई एल देखा जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर टू इंटू 4a अपॉन एल, एल से एल कैंसल, ए से ए कैंसल, 4 से 4 कैंसल, यानी R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ओम। R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ओम। ठीक है, यानी कि सेकंड मटेरियल जिसमें लेंथ हाफ कर दिया जाए और क्रॉस सेक्शन एरिया यानी एरिया को डबल कर दिया जाए, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है 1/4, यानी कि 1 ओम की वैल्यू बराबर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर 3 cylindrical conductor in a following figure, 3 cylindrical conductor A, B and C as shown along with their length and areas of cross section। ठीक है ना, यानी कि कुछ लेंथ दिया गया है,
यहाँ पे लेंथ हाफ बाई 2 कर दिया गया, एरिया को बढ़ा दिया गया, लेंथ को 2 कर दिया और एरिया को 2 कर दिया गया। इफ दे आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल फाइंड द आर ए अपॉन आर बी, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि आर ए अपॉन आर सी निकालनी है, ठीक है ना। तो पहले आर ए यानी कि इसका निकालते हैं मटेरियल आर ए का, ठीक है ना। तो आर ए की वैल्यू होगी क्या, आर ए की वैल्यू क्या होगी, आर ए की वैल्यू क्या होगी, रो इंटू एल अपॉन ए होगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रो एल बाई ए, ठीक है। आर ए की वैल्यू होगी। यहां से अगर मैं निकालूं आर बी की वैल्यू क्या होगी, आर बी की वैल्यू क्या होगी, अगेन सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है तो रो की वैल्यू सेम होगी, सेम मटेरियल तो रो की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पे रो हो जाएगा, लेंथ की जगह क्या हो जाएगा एल बाई 2 और आर की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी ए की जगह क्या हो जाएगा 2 इंटू ए, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, आर बी की जगह हम लिख सकते हैं 2 इधर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, मतलब 2 नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो रो इंटू एल अपॉन 4 इंटू ए, ठीक है। अब अगर मैं आर सी की वैल्यू निकालूं तो रो इंटू ए की एल की जगह एल बाई 2, ए की जगह ए बाई 2, ठीक है ना। यहां से 2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 यहीं पे चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आर सी की वैल्यू कितनी है, रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। तो अब मुझे सॉल्व करना हो, मुझे निकालना हो कि आर बी अपॉन आर सी, ठीक है ना। मुझे निकालना हो क्या, आर ए अपॉन आर बी, तो रो इंटू एल अपॉन ए डिवाइड बाई रो इंटू एल अपॉन 4a, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, ये और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल, ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, और ए नीचे चला जाएगा। यानी कि यहां से अगर निकाला जाए तो आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू होगी क्या 4 बाई ए, ठीक है। सेम तरीके से यहां से निकाला जाए, क्या है मेरा आर ए अपॉन आर सी, आर ए यानी कि ये वैल्यू, आर सी मतलब कि ये वैल्यू, ठीक है ना। यानी कि आर ए अपॉन आर सी निकाला जाए तो रो इंटू एल बाई ए अपॉन रो इंटू एल बाई ए की वैल्यू है, ये दोनों क्या हो जाएंगे क्रॉस हो जाएंगे। तो यहां से मिल जाएगा आर ए अपॉन आर सी वैल्यू 1/1, ठीक है। ऐसे निकाल देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इतना सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 ओम। वायर का क्या रेडियस दे रखा है आर, आर की वैल्यू दे रखी है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इफ रजिस्टिविटी ऑफ वायर, रजिस्टिविटी ऑफ वायर यानी कि रो की वैल्यू दे रखी है 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर, ओम मीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, यानी कि हमें लेंथ की निकालनी है, वायर की क्या निकालनी है, लेंथ फिगर आउट करनी है कि फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, यानी एल की वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है। एल की वैल्यू फिगर आउट करनी है, ठीक है। तो एल निकालने के लिए हमें पता है ऑलरेडी हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज ध्यान देने की बात है, वो क्या है, यूएनआईटी, यूनिट। यूनिट क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि रेडियस की वैल्यू सेंटीमीटर में है और रेजिस्टेंस की वैल्यू मीटर में है, तो इसको चेंज कर दो, ठीक है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो 0.01 सेंटीमीटर में क्या 0.01 अपॉन 100 होगा, हाँ ना, होगा ना यार, ठीक है। 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और नीचे को क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2। तो यानी यहां से रेडियस की वैल्यू हो जाएगी, अरे यार यहाँ पे रेडियस ही है ना, तो इसको मैं स्मॉल और कर देता हूं, ठीक है ना। इसको मैं क्या करता हूँ स्मॉल और कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 2 है, ऊपर 2 ऊपर चला माइनस हो जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर, ठीक है। 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर। यहाँ सारा रेडियस कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट यूज कर लूंगा,
ठीक है, अगर आपको कन्वर्जन समझ नहीं आया तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके देख लेना, थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेना, अदरवाइज कंफ्यूज होगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने कुछ चेंज किया। चेंज ये किया कि जो r की वैल्यू हो गई, r की वैल्यू कितनी हो गई, 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक है ना, रो हो गया, r हो गया, ये सब चीज क्लियर हो गई, ये सब कुछ क्लियर हो गया, हाँ या ना, क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब r क्लियर हो गया तो रेडियस निकाल देते हैं। देखो ये बात भी समझ लो, ठीक है, कि जब कभी भी वायर की बात करते हो तो हमेशा बात करते हो क्या, सिलेंड्रिकल वायर, हमेशा बात करते हो क्या, सिलेंड्रिकल वायर। सिलेंड्रिकल का मतलब ये जो फेस होगा वो कैसा होगा, सर्कल होगा। सर्कल का मतलब एरिया की वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर। सो आते हैं एरिया निकालते हैं, तो यहां से अगर मुझे ए निकालना हुआ तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई इंटू आर इंटू स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.14, आर की वैल्यू कितनी हो गई 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁴। भाई मीटर स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया की फाइनली वैल्यू कितनी आ गई 3.14 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। अब आर पता है, रो पता है, ए पता है, रेजिस्टेंस एल निकालना है। अच्छा एल निकाल देंगे। ठीक है ना, एल निकालने के लिए क्या करेंगे, आर इंटू ए अपॉन रो। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 10, ए की वैल्यू हमने कितने निकाली 3.14 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। रो की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 इंटू 10⁻⁸। ये वैल्यू सेम है, कट जाएगा। ठीक है ना, ये जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा 3.14 अपॉन में 5। ठीक है, क्या है, मीटर है लेंथ। ठीक है, अब इसको फिगर आउट करेंगे तो कितना टाइम में जाएगा, कर लेते हैं भाग, यहाँ पे 5 पर किस में भाग देना है मुझे, 3.14 में भाग देना है। ठीक है, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लग जाएगा, 31 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 6 टाइम में जाएगा, 30 बचा क्या 0.1। ठीक है, 4 यानी कि 3 टाइम में 2 टाइम में जाएगा। ठीक है ना, यानी क्या हो जाएगा 0.62 मीटर क्या आएगा, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक ठीक, समझ आया, नहीं समझ में आएगा तो बस रिपीट करके देख लेना, यू विल गॉट दैट आंसर। बहुत आसान तरीका था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट और क्वेश्चन है कि कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.2 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁸ mm, यानी कि डायामीटर की वैल्यू दिया रखा है, डायामीटर की वैल्यू दे रखा है, यानी कि किसकी वैल्यू दे रखा है, डी की वैल्यू। ठीक है ना, रजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखा है, यानी किसकी वैल्यू दे रखा है, रो की वैल्यू। व्हाट इज दिस हैपनिंग ओवर देयर, रो की वैल्यू। ठीक है ना, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर, यानी किसकी निकालनी है, एल की वैल्यू फिगर आउट करनी है। वायर टू मेक द रेजिस्टेंस, यानी आर की वैल्यू दे रखा है। ठीक है ना, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज डबल, यानी कि डायमीटर ऑफ वायर, यानी वायर को डबल किया जाएगा तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। ठीक है ना, ये सब बातें में ध्यान देनी है। ठीक है, दूसरा पार्ट ऑलरेडी किया हुआ था, पहला पार्ट भी किया ही हुआ है, कुछ है दिक्कत नहीं, बस इतना यहाँ पे ध्यान देना है कि डायमीटर दिया है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस के लिए डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है ना, थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन भी वो कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या है करना, आपको होमवर्क पे ये इसको एसडब्ल्यू पे करना, बस हिंट कर देता हूँ मैं। रो की वैल्यू दे रखी है कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है ना, लेंथ की वैल्यू हमें क्या करनी है, फिगर इट आउट करनी, निकालनी है। आर की वैल्यू यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है कितना 14 ओम। डी की वैल्यू दे रखी है कितना 0.2 mm, मतलब कि आर की वैल्यू कितनी हो गई 0.1 mm। आप जानते हो कि 1 mm में 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो यहां से 0.1 mm में, ठीक है ना, 0.1 इंटू 1000 मीटर हो जाएगा, यानी कि 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 100 मीटर। अब 100 मीटर हो गया तो यहाँ से रेडियस निकाली जाएगी, फिर उसकी वैल्यू सेम किया जाएगा।
ठीक है, आई थिंक समझ जाओगे, कर लोगे, होमवर्क है करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक पहले पड़ाव की तरफ, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देख लिया। क्या क्या देखा हमने? इलेक्ट्रिसिटी देखा, क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, फिर हम देखा चार्ज क्या होता है, फिर हम देखा करंट क्या होता है, फिर हम देखा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। फिर हमने उसको कुछ न्यूमेरिकल्स किए, फिर हम देखा रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर हम देखा रेजिस्टिविटी क्या होती है, हमने रजिस्टर के बारे में समझा, वेरिएबल रजिस्टर्स के बारे में समझा, किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ये हमने देखा, रजिस्टिविटी हमने अभी देखी रहे, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए हमने। अब समझते हैं एक इंपॉर्टेंट सी लॉ, लॉ का नाम क्या है? ओम्स लॉ, ठीक है ना। ओम्स ने क्या बात कही थी? ओम्स ने बात बताई कि बीइंग टेम्परेचर एंड डायमेंशन रिमेन कांस्टेंट, अगर किसी मटेरियल का टेम्परेचर और डायमेंशन सेम रहे, चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, तो कह रहा करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, एक सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के, मतलब कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। कैसे समझते हैं? ठीक है, एक सेकेंड, चलो एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो दे रखा है, बट यहाँ किसकी बात करते हैं, ठीक है। ये बात, इतनी बात रखा है, मतलब कि अगर ग्राफ डाला जाए, तो मैं ग्राफ की बात करूं, यहाँ से 0 था, मान लो 1 था, अगर ग्राफ यानी वोल्टेज की वैल्यू 1 बढ़ी, वोल्टेज की वैल्यू 1 बढ़ी, तो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर वोल्टेज की वैल्यू यहां पर आई तो करंट की वैल्यू भी यहां पे आएगी, अगर वोल्टेज की वैल्यू यहां पर आई तो करंट की वैल्यू यहां पे आएगी, यानी कि जितना जितना वोल्टेज चेंज हुआ उतना उतना करंट चेंज होगा, जितना जितना वोल्टेज चेंज होगा उतना उतना करंट चेंज होगा। यानी याद रखना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाई जाए, V इज इक्वल टू किया जाए, तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम R लगाते हैं, R इज इक्वल टू I करते हैं, यानी R है क्या? व्हाट इज दैट R? व्हाट इज दैट R? R इज रेजिस्टेंस, जो हमने जाना था, वही कौन सा रेजिस्टेंस? जो मटेरियल का रेजिस्टेंस है, यानी कि करंट के फ्लो होने में जो उसको अपोज कर रहा है, हमारा क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। यानी कि V की वैल्यू IR के बराबर होती है। यहां से एक बात समझ में आई कि R की वैल्यू V बाई I के बराबर होती है, यानी कि जो R है ना, एक टाइप की प्रॉपर्टी तो थी, लेकिन हमेशा सेम रेशियो होगा उसका, हर कंडीशन में सेम सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट का रेशियो सेम मिलेगा। मतलब अगर यहाँ पे करंट वोल्टेज क्या है? 1 है, करंट 1 है, तो रेशियो 1 मिलेगा, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे वोल्टेज क्या है? 5 है, करंट यहाँ पे क्या है? मान लो 5 नहीं है, करंट की वैल्यू मान लो 1 है, ठीक है, तो क्या मिलेगा? 5/1। यहाँ पे अगर ये 10 है तो करंट की वैल्यू 2 है, तो क्या मिलेगा? 5। यानी हर कंडीशन पे जितना जितना वोल्टेज चेंज होगा उतना करंट चेंज होगा, तो रेशियो क्या मिलता जाएगा? आपको सेम मिलता जाएगा, ठीक है ना। करते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके बताते हैं। कहता है ओम्स लॉ और इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताओ। करने के लिए कितना बहुत सिंपल सी बात है, आप एक सर्किट डायग्राम बनाओगे, ठीक है ना। सर्किट डायग्राम क्या कहता है कि सपोज करो कि आपके पास एक अमीटर है, ठीक है ना। अमीटर किस लिए लगता है? किस लिए लगता है अमीटर? अमीटर किस लिए लगता है? अमीटर लगता है मेजर करने के लिए करंट को, ठीक है ना। तो सपोज करो यहाँ पे मान लो मैंने 5 वोल्ट का एक पावर सप्लाई लगाया, पावर सप्लाई लगा के हमने यहाँ पे करंट को फ्लो करा दिया, ठीक है ना। जब करंट इस पे फ्लो होना स्टार्ट हुआ, जब करंट इस पे फ्लो होना स्टार्ट हुआ, हमने कह दिया पॉजिटिव या नेगेटिव, करंट फ्लो स्टार्ट हुआ, तो अमीटर कोई रीडिंग देगा। मान लो कि अमीटर ने रीडिंग दे दिया क्या? 1 एम्पियर। जस्ट एज्यूम दैट कि हमने दे दिया रीडिंग क्या? 1 एम्पियर। तो क्या कहेगा कि 5 वोल्ट पे, 5 वोल्ट पे करंट की वैल्यू कितनी आई? 1 एम्पियर आई, ठीक है ना। अब एक और सेटअप करते हैं सेम तरीके से। अगर मैं यहाँ पे एम्पियर दे दूं, मीटर दे दूं, और यहाँ पे अब की बार मैं ना एक 5 वोल्ट की बैटरी के साथ एक और 5 वोल्ट की बैटरी ऐड कर दूंगा, यानी 5 वोल्ट की बैटरी थी, 5 वोल्ट की बैटरी थी, करंट की सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, करंट की सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, और इस टाइम पे जो करंट की सप्लाई होगा ना, 5 वोल्ट और 5 प्लस वोल्ट की बैटरी होगा ना, तो यहाँ पे करंट की सप्लाई क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा, यानी कि 10 वोल्ट पे करंट की सप्लाई क्या हो जाएगी? 2 एम्पियर हो जाएगी। सेम तरीके से एक और सेटअप में दूं, और अब की बार 3 सेल लगा दूं, एम्पियर दे दूं, तो 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट की एम्पियर लगाऊं, तो इस टाइम पे ये देगा क्या? 3 एम्पियर, मतलब कि 15 वोल्ट पे कितना एम्पियर दे रहा है? 3 एम्पियर करंट दे रहा है। यानी हुआ क्या कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज हुआ,
वैसे वैसे भी करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हुई। जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हुई वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हुई। तो हम कहेंगे यहीं से कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या स्लोप एंड रेजिस्टेंस, कैसा स्लोप कैसा होगा भाई? स्लोप रेजिस्टेंस का क्या डिपेंडेंसी है? कह रहा है कि अगर एक ग्राफ बनाइए, ठीक है ना। हमने अभी किसका किसका ग्राफ देखा था? हमने ग्राफ देखा था वी और आई का ग्राफ देखा था। तो वी और आई का ग्राफ बनाइए अगर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने बनाया क्या, ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो ये जो स्लोप है, जो ये एंगल है जिसको आप कह रहे हो क्या कि स्लोप है, जिसको आप स्लोप कह रहे हो, ये जो स्लोप की वैल्यूज है ना, ये भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिफाइन करके देगा ये। ठीक है ना। अगर ये स्लोप की वैल्यू ज्यादा है, स्लोप की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। अगर स्लोप की वैल्यू ज्यादा है तो ये रेजिस्टेंस ज्यादा देगा। स्लोप की वैल्यू ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा देगा। स्लोप की वैल्यू ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा देगा। यानी कि मीनिंग क्या हुआ इसका कि अगर मेरे पास कोई ग्राफ है, एक हमने लाइन ये बना दी, एक लाइन हमने ये बना दी, हमने कह दिया कि ये R1 दे रहा है, ये हमने कह दिया R2 दे रहा है, ये हमने कह दिया V है, ये I है। तो कह रहा किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है? तो यहाँ पे स्लोप देखेंगे कि ये क्या है, स्लोप 1। यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्या है, स्लोप 2। तो स्लोप 1 की वैल्यू क्या है? स्लोप 1 की वैल्यू क्या है? कम है किससे? स्लोप 2 से। तो रेजिस्टेंस 1 की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी रेजिस्टेंस 2 से। ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस रिमेन कांस्टेंट while the potential difference across the two in decrease to the 1/4 its initial value। potential difference decrease कर दिया गया 1/4। what change will occur in the current through it? state the law with the help solving the। कितना करंट चेंज होगा? what change will occur in the current। भैया अगर 1/4 किया गया है ना, तो करंट भी क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। v is directly proportional to I। v की वैल्यू को v/4 कर दिया गया तो करंट की वैल्यू भी I/4 हो जाएगी। ठीक है ना। ये किस पे डिपेंड किया? ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ पे डिपेंड किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Can draw the labeled circuit diagram of a circuit used to show the variation of potential difference across the end of the resistor with the current flowing through it। If you use the circuit, what relations would, again same कहानी, यानी ओम्स लॉ या पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा है। कह रहा है a VI graph of a nichrome wire is shown below। What do you infer from the graph? Draw a labeled circuit diagram to obtain such a graph। भाई देखो सर्किट डायग्राम बहुत सिंपल है। आ जाओ, ये करंट है, ये वोल्टेज है। आपको क्या देना है? एक वोल्टेज देना है, एक यहाँ पे अमीटर लगाना है, ठीक है। एक यहाँ पे स्विच लगा देना है, हो गया, दैट्स इट। करंट फ्लो, करंट फ्लो, करंट फ्लो, करंट फ्लो, करंट फ्लो, करंट फ्लो, पॉजिटिव नेगेटिव। इसको बोलेंगे क्या? की। इसको बोलेंगे क्या? अमीटर। इसको बोलेंगे क्या? वोल्ट मीटर और पोटेंशियल। ठीक है ना। ये निकालने के लिए ये लेबल डायग्राम हो गया। क्या वीआई ग्राफ निक्रोम वायर, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस? इस ग्राफ से क्या निकाल रहे हो, क्या देख रहे हो? देख ये रहा है कि, कि अगर करंट की वैल्यू 0.1 एम्पियर है तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई है? 0.4। ठीक है ना। कि क्या दिखा रहा है? अगर यहां से मैं बनाऊं करंट ए और यहां से बता दूं कि वोल्टेज V, करंट A है, वोल्टेज V है, तो करंट की वैल्यू अगर 0.1 थी ना, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई? 0.4 वोल्ट। अगर करंट की वैल्यू 0.2 एम्पियर है ना, 0.2 एम्पियर है ना, तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई? 0.8 वोल्ट। ठीक है ना। अगर करंट की वैल्यू 0.4 है ना, तो वोल्टेज की वैल्यू कुछ 1.6 के पास आया। ठीक है ना। सेम तरीके से करंट की वैल्यू अगर 0.6 है ना, तो 0.2, यानी कि क्या देखा है? करंट जैसे जैसे बढ़ा, जैसे जैसे करंट चेंज हुआ, वोल्टेज की वैल्यू भी क्या हुई? चेंज हो गई। ठीक है ना। और ये किसको बता रहा है?
ये बता रहा है ओम्स लॉ को, ओम्स लॉ का कहता है V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। Can you are provided with a register, a key, a ammeter, a voltmeter, 4 cell of 1.5 volt, each and few connecting wires, ठीक है ना, कुछ कनेक्ट वायर दे गया है। यूजिंग these circuit component draw a labeled circuit diagram to show a setup of study of Ohm's law, state the relationship between, अगेन स्टेट कर रहा है, मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ, ठीक है ना। कह रहा है आपके पास क्या है, एक रजिस्टर है, ठीक है, लगा दो रजिस्टर, थोड़ा अच्छे से लगाते हैं, एक रजिस्टर है, ठीक है। कह रहा है एक की है, 4 सेल 0.5 की बैटरीज है, यानी 1 2 3 4 प्लस माइनस 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट, ठीक है ना, प्लस माइनस, ठीक है। एंड फ्यू कनेक्टिंग वायर यूज दिस सर्किट, और क्या है, चलो रजिस्टर है, की भी चाहिए, की भी लगानी है, ठीक है ना। तो यहीं पे एक मैं की लगा देता हूं, एक अमीटर भी लगाना है, तो यहां पे मैं एक अमीटर लगा दे रहा हूं। अमीटर, एक वोल्ट मीटर भी लगाना है, चलो चलो इसको जान दो ऐसे, ठीक है ना, यहां लगा देते हैं एक वोल्ट मीटर। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं कर सकते गाइस, क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर कैसे लगता है, वोल्ट मीटर कैसे लगता है, पैरेलल लगता है, वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है ना। वोल्ट मीटर 4 सेल, ठीक है ना, ये सब मिल गया मुझे, इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। दिस आर द सर्किट डायग्राम, ठीक है। ओम्स लॉ यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V इज इक्वल टू IR की आप बात कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इसको बाद में करेंगे, ठीक है ना, पार्ट 2 में करेंगे इसको। तो पार्ट ए में जो भी टॉपिक हम लोगों को करना था हम लोगों ने कर लिया, क्या क्या किया हम लोगों ने कवर, ठीक है ना। हम लोगों ने स्टार्टिंग के सिलेबस की अगर हम बात कर ले इधर, ठीक है ना, स्टार्टिंग के सिलेबस की बात कर ले अगर हम लोग इधर, तो हम लोगों ने क्या क्या फोकस किया, क्या क्या फोकस किया हम लोगों ने फोकस किया, करंट देख लिया, मैं कलर चेंज कर देता हूं, दैट करंट डन, ठीक है, डिफरेंस डन, रेजिस्टेंस डन, फैक्टर्स डन, रजिस्टिविटी डन, ओम्स लॉ डन, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक हमने कवर किए। अब जो बाकी के बचे टॉपिक्स हैं वो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट यानी कि इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए वीडियोस को देखो, नोट्स को बनाओ, न्यूमेरिकल्स जो दिए गए हैं जो इसमें कराए गए उसकी प्रैक्टिस कर लो, एक बार में समझ में आया उसको रिपीट करके देख लो, फिर भी समझ में आया कमेंट करके पूछो, ठीक है ना। अपने साइड से अपने एफर्ट दीजिए, हम अपने साइड से एफर्ट दे रहे हैं, दोनों लोग एफर्ट देंगे, डेफिनेटली यू विल डू मिरेकल ओवर दैट एग्जामिनेशन, ठीक है। सो बिल्कुल फोकस रहो, कॉन्सेंट्रेट रहो, प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है, इतना मानो कि ये जस्ट शुरुआत है, शुरुआत में चीजें चल रही हैं, लास्ट तक जब तक एग्जाम आपका खत्म नहीं होता तब तक मैं यहाँ पे हूँ, आपके मैथमेटिक्स, फिजिक्स और आईटी में नंबर कम नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। ये बिलीव रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये वादा रखिएगा, ठीक है ना। इस चीज को डेफिनेटली हम लोग करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करते जाएंगे। तब तक के लिए अपने नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा, जितना टॉपिक कराएगा करिएगा, घर पे कोई और एनसीईआरटी के टॉपिक को कवर करिएगा, और साइड बुक होगा तो उसको उठा के कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं और भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको दूंगा, असाइनमेंट बना के दूंगा, तो उसका आप करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 पे। तब तक खुश रहो, पढ़ते रहो और स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।